हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। आज की इस क्लास में हम रीजनिंग की पार्ट संख्या 108 को कवर करेंगे। और दोस्तों, यदि आपने पिछले 107 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर के रीजनिंग के पिछले पार्ट भी देख लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों पिछले क्लासेस में कवर किए गए हैं। आज की इस क्लास में हम आपको एकदम बेसिक से साथियों रीजनिंग के बारे में बताएंगे। और आज की ये जो क्लास है इसमें 15 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है बलय यानी कि बाली अगर कान से संबंधित है तो क्वेश्चन मार्क कलाई से संबंधित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में अंतर्निहित आकृति को ज्ञात करो। यहाँ पर प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृतियां हैं। साथियों, इनमें से हमें अंतर्निहित आकृति बतानी है कि छिपी हुई आकृति कौन सी हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के पहले क्वेश्चन में आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इससे पहले छोटी सी जानकारी ले लीजिए। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा है कि बलय यानी कि जिसे हम बाली कहते हैं अगर वह कान से संबंधित है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कलाई आई है और बताना है कलाई का संबंध किससे होगा। देखिए, अगर प्यारे दोस्तों बात कर ली जाए बाली के बारे में, बाली एक प्रकार का गहना है। याद रखेंगे, बाली एक प्रकार का गहना है दोस्तों जो कान में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? याद रखेंगे साथियों, बाली एक प्रकार का गहना है जो कान में पहना जाता है। उसी प्रकार देखिए, कलाई यानी कि हमारे हाथ की जो कलाई होती है, जिस पेन से हम लिख रहे हैं तो उसके पीछे देखेंगे तो वो कलाई होती है। और कलाई में क्या चीज़ होती है? कलाई में हम झुमका पहन सकते हैं सर। झुमका तो हम कानों में पहनते हैं। कलाई में चूड़ी पहन सकते हैं सर। बिल्कुल पहन सकते हैं। कलाई में चेन पहनते हैं? नहीं, चेन गले में पहनते हैं और रिबन फीता भी नहीं पहनते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा यहाँ पर सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों, कलाई हमारी या तो चूड़ी के लिए कार्य आएगी। अगर आप एक स्त्री हैं तो आप चूड़ी के लिए कार्यरत ले सकती हैं। यदि आप एक पुरुष हैं तो आप अपने हाथ में कड़ा पहन सकते हैं, जो कि सिख धर्म में जो पहने जाते हैं कड़े, वो उस प्रकार के मेल पहनते हैं। और महिलाएं चूड़ी पहनती हैं। ये सारी की सारी कलाई से संबंधित हो जाएंगी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमसे कहा है कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें, उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत हैं तो किंतु अविवाहित हैं, मतलब उनका विवाह नहीं हुआ है। ऐसी लड़कियां जो सेवारत हैं, सेवारत में भी आनी चाहिए और लड़कियों में भी आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कैसी होनी चाहिए? अविवाहित होनी चाहिए। मतलब ये सर्किल तो हमें विवाहित का दे रखा है, तो जो शेष बचेंगी वो क्या हो जाएंगी दोस्तों? वो अविवाहित हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि जो सर्किल के अंतर्गत आ रहा है वो सारे नंबर काट देंगे और उसके बाद देखेंगे हमारा सही उत्तर क्या बनेगा। विवाहित वाले सर्किल के हमने सारे नंबर काट दिए हैं। अब सेवारत में भी आना चाहिए और लड़कियों में भी आना चाहिए। तो आप देखेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर दे रखा है। मतलब जो हमारा नंबर 2 है ये ऐसा नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें लड़कियां भी हैं और सेवारत भी हैं लेकिन विवाहित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में 2 दे रखा है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे कहा कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह बाईं ओर घूमा फिर दाईं ओर घूमा फिर दाईं ओर घूमा। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है? तो दोस्तों सबसे पहले हमसे कहा कि कार्यालय से निकला और उत्तर दिशा की ओर गया। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर अगर इसको चला दें तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर में देखिए तो हमारी सीधे हाथ की तरफ ईस्ट हो जाती है, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट यानी पश्चिम, नीचे की तरफ साउथ और ऊपर की तरफ नॉर्थ। इसको याद रखेंगे। तो ऊपर की ओर चलाना है। इसको हमने कहाँ पर चला दिया? ऊपर की ओर चलाया। उसके बाद दोस्तों कह रहा है बाईं ओर घूमा। बाईं ओर घूमने का मतलब है वो पश्चिम में चला जाएगा अगर मुख उत्तर में है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि दाईं ओर घूमा। अब दाईं ओर घूमेगा तो ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कहा है उसने फिर दाईं ओर घूमा। फिर दाईं ओर घूमेगा तो इस तरफ चला जाएगा। कह रहा है फिर दाईं ओर घूमा और अब वह किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है?
तो अब प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जो भी कंफ्यूजन है दूर कर लेते हैं। पहली लाइन उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो पहली लाइन में हमने उत्तर दिशा की ओर चलाया। उसके बाद बाईं ओर घुमा तो यहाँ पर बाईं ओर घुमा दिया, फिर दाईं ओर घुमा तो दाईं ओर घुमा दिया, फिर दाईं ओर घुमा तो यहाँ पर दाईं ओर। अब जो दिशा बनेगी, ये दिशा कौन सी है दोस्तों, हम कहाँ पर जा रहे हैं, यहीं पर तो जा रहे हैं, ईस्ट की साइड। ईस्ट का मतलब प्यारे दोस्तों पूर्व की ओर जा रहे हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमें शब्द दे रखा है जिसका नाम है प्यारे दोस्तों कॉम्बिनेशन। क्या नाम है, कॉम्बिनेशन के शब्दों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं, ये हमें बताना है। अगर देखें विकल्प नंबर 1 को नेशन लिखा है, देखिए एज इट इज कॉम्बिनेशन में लास्ट में नेशन पड़ता है, तो ये बनाया जा सकता है, मतलब ये सही उत्तर नहीं होगा, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखें, इसमें लिखा है कॉशन। क्या लिखा है, कॉशन। कॉशन का मतलब होता है चेतावनी, और यहाँ पर CAU, यहाँ पर क्या है CA, और उसके बाद कॉम्बिनेशन में प्यारे दोस्तों कहीं पर भी यू नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यू आया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ऐसा ऑप्शन है जिसको कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद एम्बिनेशन भी बना सकते हैं, AM, उसके बाद BI, फिर NATION, एम्बिनेशन है तो AMBITION ये बन सकता है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर मोशन को देखें तो मोशन भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन एक ऐसा विकल्प है जिसमें यू आया है, इसलिए यह नहीं बना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे कहा कि एक विशिष्ट कूट भाषा में क्राई को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए सबसे पहले हम क्राई का कोड देखते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर CRY क्राई लिखेंगे, और इसको लिखा क्या गया है, तो दोस्तों इसको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं CRY, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्राई। क्राई के बाद इसको क्या लिखा है, तो दोस्तों आप कहेंगे सबसे पहले M आया है, उसके बाद R है, उसके बाद Y है, उसके बाद C है। इस तरह का लॉजिक है, ठीक है। कैसा लॉजिक है, एक बार पहले, एक मिनट यार, पहले M आया है, उसके बाद दोस्तों R आया है, उसके बाद Y, उसके बाद C। ऐसा लॉजिक है, तो देखेंगे ये C रहा, ये Y रहा, ये R रहा, और एक्स्ट्रा में इन्होंने M रख दिया है, इसको याद रखेंगे। इस तरह का लॉजिक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो मैं बात कर लूँ प्यारे दोस्तों गेट के बारे में, किसके बारे में, GET के बारे में। तो GET कुछ इसी प्रकार तो लिखा जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जाएगा। तो पहले स्थान पर हमें M तो प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक्स्ट्रा M लिखा गया है, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा M हम पहले लिख देंगे। तो सारे के सारे ऑप्शन में शुरुआत M से हो रही है। उसके बाद जो पहला लेटर है वो लास्ट में जाएगा। पहला लेटर कहाँ पर जाएगा दोस्तों, लास्ट में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लास्ट वाला जो लेटर है वो मिडिल में आएगा, उसके बाद ये इधर आएगा। ऐसा ही लॉजिक तो बन रहा है। तो उसके बाद ME और उसके बाद TG, मेट जी हो जाएगा इसका सही उत्तर। METG देखेंगे तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे कहा कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने शून्य हैं जिनके बाद में एक सम संख्या है और पहले एक विषम संख्या है। यहाँ पर एक संख्या का प्यारा सा अनुक्रम दे रखा है, इसमें से हमें शून्यों की पहचान करनी है जिनके बाद में एक सम संख्या होनी चाहिए और पहले एक कैसी विषम संख्या होनी चाहिए। तो अगर पहले ही शून्य को देख लें तो उसके देखो बाद में एक सम संख्या है और पहले एक विषम संख्या है, यानी कि हमें पहला शून्य पता चल गया। उसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे दूसरे शून्य को, तो दूसरा शून्य यहाँ पर है लेकिन बाद में सम संख्या नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद तीसरा शून्य यहाँ पर है जिसमें पहले विषम संख्या नहीं है, पहले विषम संख्या नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद ये एक और शून्य आता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जिसमें 704 लिखा है। गौर से समझिए, जहाँ पर 704 लिखा है यही एक ऐसा क्रम भी बन रहा है जिसमें पहले आने वाली जो संख्या है वो विषम है, पहले आने वाली संख्या विषम है, बाद में आने वाली सम है। उसके बाद एक और शून्य मिलता है जिसमें पहले क्या सम आ रही है, जो कि हमारा गलत है क्योंकि पहले विषम आना चाहिए। उसके बाद एक और शून्य मिला है जिसमें पहले सम आ रही है, तो ये भी गलत है। उसके बाद एक और बार हमें 704 लिखा हुआ दिखाई दिया, ये एक और 704 लिखा हुआ दिखाई दिया जिसमें पहले विषम बाद में सम है, तो ये लॉजिक प्रश्न के अनुसार बन रहा है। उसके बाद लास्ट में एक और शून्य बचा है जिसमें ना तो पहले सम है और ना ही बाद में विषम है। इस तरह का लॉजिक याद रखेंगे।
तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। केवल और केवल प्यारे दोस्तों हमें 3 ऐसे शून्य मिले जिनके पहले आपकी क्या है, विषम संख्या है, उसके बाद में क्या है, सम संख्या है। चाहो तो आप इसको देख लो, मैंने आपके लिए अभी तक मिटाया भी नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित यहाँ पर क्या है, कथन निष्कर्ष यानी कि न्याय निगमन का प्रश्न कहा है, सभी जानवर कुत्ते हैं। इसको पढ़िए कि सभी जानवर क्या हैं प्यारे दोस्तों, कुत्ते हैं। तो इसको सबसे पहले सभी जानवरों को कुत्ता बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे, इस तरह, एक मिनट, इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे जो हमारा किसको डिनोट करेगा, जे फॉर जानवर को डिनोट करेगा। उसके बाद सभी जानवरों को क्या बनाना है, कुत्ता बनाना है, तो डी फॉर डॉग बना देंगे। उसके बाद सभी कुत्ते क्या हैं प्यारे दोस्तों, पक्षी हैं, यानी कि सभी जो कुत्ते हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे बर्ड हो जाएंगे, बी फॉर बर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये जानवर था, या फिर इसको आप चाहो तो एनिमल कर लो। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं इसको यहाँ पर एनिमल कर देता हूँ ताकि सारा का सारा इंग्लिश में ही हो जाए। तो सभी एनिमल डॉग हैं और सभी डॉग क्या हैं, बर्ड हैं। तो अब निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष नंबर 1 की ओर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा सभी जानवर पक्षी हैं। क्या सभी एनिमल, क्या सभी जो एनिमल है, ये वाला जो अंदर वाला सर्कल है, क्या पूरे बाहर वाले सर्कल के अंतर्गत आ रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है। अंदर एक छोटा सा सर्कल है और बहुत बड़ा सा सर्कल बाहर की ओर दे रखा है, मतलब सभी जानवर जो है वो क्या है, सभी एनिमल हमारे पक्षी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहा है दोस्तों सभी पक्षी जानवर हैं। पहले कह रहा था कि सभी जानवर पक्षी हैं जो हमने बना दिए, लेकिन दूसरी बार में कहा है कि सभी पक्षी जानवर है, मतलब बर्ड जो कि एक बड़े सर्कल को डिनोट कर रहा है। क्या छोटे सर्कल में आ सकता है? आप कहेंगे सर नहीं आ सकता है, और नहीं आ सकता है तो ये गलत हो जाएगा। और इस स्थिति में हम कहेंगे सर केवल और केवल एक निष्कर्ष निकलता है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का एक और शानदार क्वेश्चन है, जिसमें कहा कि यदि एक कूट भाषा में एडिशन को ये लिखा जाता है तो टाइट का कोड क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं कि टाइट का कोड क्या होगा? देखिए, अगर मैं बात कर लूँ प्यारे दोस्तों इस प्रश्न की, तो एडिशन को जब आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर हम अगर इसको लिखें EDITION, ठीक है, ये EDITION लिखा गया है। इसको लिखा है 38, 38 के बाद 91, 91 के बाद 96, 96 के बाद 5, और हमें कोड बताना है प्यारे दोस्तों किसका, टाइट का, TIDE बताना है। देखिए ये ई है, ये डी है, ये आई है, ये टी है। तो क्या बताना है, टी, मतलब शुरुआत कहाँ से, 1 से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि 1 को ही डिनोट तो कर रहा है। टी के सामने कितना है, 1 है। आई के सामने दोस्तों 9 है, तो 1 के बाद 9 आना चाहिए। उसके बाद डी है तो मतलब 8 आना चाहिए, ई है तो मतलब 3। 1983 इस प्रश्न को डिनोट करेगा, इसके उत्तर को, टाइट को। ठीक है, 1983 कहाँ पर है, 1983 की याद आ गई जहां पर हमने वर्ल्ड कप जीता था पहली बार। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करो। इस प्रश्न में हमें लुप्त संख्या बतानी है प्यारे दोस्तों, मिसिंग नंबर। ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर क्या आएगा? देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, या तो इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व कीजिए, या तो दोस्तों अप टू डाउन सॉल्व कीजिए, यानी कि या तो आप लेटा हुआ सॉल्व कर लें या तो नीचे की ओर खड़ा हुआ सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं इस प्रश्न के लॉजिक के बारे में, तो यहाँ पर 13 है यार। ठीक है, यहाँ पर 13 आ रहा है, तो इसका लॉजिक क्या बन सकता है, 13 है, 6 है और 4 है। 13 है, 6 है और 4 है, 6 4 10 और 3 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। 8 6 14, लेकिन 3 जोड़ेंगे तो 17 होना चाहिए, यहाँ पर तो 6 हो रहा है। मतलब ये लॉजिक तो नहीं चल रहा है प्यारे दोस्तों, ये लॉजिक नहीं है। तो मैंने कहा या तो आप लोग अप टू डाउन सॉल्व करें या तो लेफ्ट टू राइट, तो हम इसको अप टू डाउन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करेंगे, तीनों को बराबर जोड़ देंगे, 13 6 19 1 20। ठीक है, याद रखेंगे, 8 6 14, 14 6 20, 8 6 14, 14 6 20, मतलब 20 यहाँ पर भी हो रहा है, तो अगला वाला भी 20 होना चाहिए। 6 4 10, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यदि हम 10 रख दें दोस्तों, यदि हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 10 रख दें तो हमारा 20 हो जाएगा, और ये एक लॉजिक क्रैक हो जाएगा, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जिसमें 10 दे रखा है। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कटिंग, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़ने, छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यहाँ पर एक कागज को लिया गया है दोस्तों, पहले उसको मोड़ा है, उसके बाद उसको छेद दिया है,
और उसके बाद उसको पुनः खोल दिया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इस तरह से हमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की, सबसे पहले ये एक आकृति थी ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार एक आकृति थी, जिस आकृति को हमने यहां से मोड़ दिया है। गौर से समझना है, इस आकृति को हमने दोस्तों यहां से मोड़ा है। उसके बाद यहां से मोड़ने के पश्चात जब आगे पहुंचे तो हमने तीनों दिशाओं से इसे मोड़ दिया, मतलब यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको, इसके बाद हमने मोड़ने के बाद अभी यहीं भी नहीं रुके, एक उसके बाद हमें छोटा सा इस तरह का एक स्क्वायर प्राप्त हुआ और उसके बीच में हमने एक छेद कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे इस तरह से। अब मैं अगर इस स्क्वायर को खोलूंगा, इसको अगर मैं खोलूंगा तो सबसे पहले बाहर की ओर ये तीनों खुलेंगी। ठीक है, उसके बाद ये वाली भी खुलेगी। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, एक आकृति आनी चाहिए एज इट इज, ऐसी एज इट इज ऑप्शन नंबर ए के अनुसार आकृति आनी चाहिए। और याद रखेंगे ये जो मध्य में बिंदु था, ये जो मध्य में बिंदु था, गौर से समझना है आपको, ये वाला बिंदु, कौन सा, ये वाला, ये बिंदु आपका चारों तरफ खुल के जाएगा। कैसे जाएगा, अगर मैं यहां पर खोलूंगा तो यहां पर खुलेगा, एक मिनट, अगर मैं यहां पर खोलूंगा तो यहां पर खुलेगा, यहां पर खोलूंगा तो यहां पर भी खुलेगा, उसके बाद यहां पर खुलेगा, उसके बाद यहां पर खुलेगा। तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, मतलब एक आकृति हमें बनेगी हमारे सामने। ठीक है, एक हमारे सामने कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। इसको आप लोग अच्छे से समझिए, मैं इसको बनाकर आपको दिखा रहा हूं। इस तरह की एक हमारे सामने प्यारे दोस्तों आकृति बनेगी। ठीक है, और इस आकृति में आपको याद रखना है, एक मिनट, इसको आपको याद रखना है, यहां पर एक बीच में हमने छिद्र किया था, उसके बाद ये छिद्र खुलेगा, ये वाला भी खुलेगा, ये वाला भी खुलेगा और ये वाला भी खुलेगा। इस तरह की आकृति दिखाई देनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर एक गलत है। ऑप्शन नंबर एक प्यारे दोस्तों क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे यही इसका सही उत्तर है, बाद बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। जब हम कागज को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, उसके बाद छिद्र करेंगे, उसके बाद खोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी के अनुसार दिखाई देगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ए बाईं ओर है, ए बाईं ओर है किसके, बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। तो सबसे पहले एक लाइन बनानी है, एक बेंच बनानी है दोस्तों। तो यहां पर मैं एक बेंच बना देता हूं 5 लोगों को बिठाने के लिए। ठीक है, 5 लोग हमारे कुछ इस तरह से यहां पर बैठ जाएंगे, थोड़े टेढ़े मेढ़े बैठे हैं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग एक बार फिर से बना देते हैं हम इस तरह से। तो इसमें 5 लोग बिठाने हैं, तो 5 लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा, तीसरा के बाद हमारा चौथा हो जाएगा और पांचवा। 5 लोग हो गए। कह रहा है ए बाईं ओर है बी के। ए नाम का जो शख्स है दोस्तों वो बाईं ओर है बी के, किंतु दाईं ओर है सी के। चलिए अगर मैं ए को यहां पर रख दूं, प्यारे दोस्तों अगर मैं ए को यहां पर रख दूं तो क्या होगा, ए बाईं ओर है, बाईं ओर है बी के, तो बायां कहां पर बनेगा, आप कहेंगे सर बाएं दिशा ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, बाईं ओर है किसके, बी के, तो बी को यहां पर बनाना पड़ेगा। गौर से समझना है, अगर मैं ए को यहां पर रखूंगा तो ए बाईं ओर है बी के, तो बी के बाईं ओर तभी तो बनेगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद कह रहा है लेकिन दाईं ओर है सी के। दाईं ओर कौन है सी के, ए ही तो है दाईं ओर सी के, तो सी को यहां पर रख देंगे। अब कह रहा है यहां पर डी बी के दाईं ओर है। डी नाम का जो शख्स है वो बी के कैसी ओर है, दाईं ओर, और दाईं ओर दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा। तो डी नाम का शख्स हमारा यहां पर आ जाएगा, यहां पर। ठीक है, ये डी नाम का शख्स हो गया। उसके बाद लेकिन ई के बाईं ओर है, तो ई के बाईं ओर बन जाएगा। पहली बार में ही दोस्तों हमारा सही उत्तर आकृति बन गया, यानी कि एक सही फिगर हमारा बन गया। और इसमें बताना है बेंच के छोरों पर कौन बैठे हैं। बेंच के छोरों पर, बेंच के छोर पर एक सी है, एक ई है। तो क्या किसी ऑप्शन में सी ई दे रखा है, सर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यही इस प्रश्न का प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, पहली बार में हमने बनाने की कोशिश की और पहले ही लॉजिक में ये बनकर तैयार हो गया। सी ई इसका सही उत्तर है, जो कि छोरों पर बैठे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें बताना है कि इसमें जो प्रश्न आकृति है वो कौन से उत्तर आकृति में निहित है, ये बताना है। प्रश्न आकृति में क्या है, प्रश्न आकृति में ये आपके सामने एक आकृति दे रखी है कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से प्यारे दोस्तों एक आकृति है और इस आकृति को बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन में ये एज इट इज आकृति छुपी हुई दिखाई दे रही है। देखिए मैं अगर बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, तो ये नीचे की ओर नहीं जा रहा है, मतलब गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को अगर आप गौर से देखेंगे, यहां पर मैं इसको अगर बनाने का प्रयास करूं तो ये सीधा जा रहा है। देखो ये मिडल में सीधा जा रहा है, ये कॉर्नर पर भी सीधा जा रहा है,
गौर से समझ लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये एज इट इज देखिए यहाँ पर सीधा जा रहा है, ये बीच में आ रहा है, उसके बाद कॉर्नर से भी सीधा जा रहा है और बीच में आ रहा है नीचे, ठीक है। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एज इट इज दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर आप इसको चाहो तो अच्छे से एक बार क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 में कर लीजिए। देखिए मैं इसको बैक कर देता हूँ तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। जो ये आकृति है वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है, बाद बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। तो एक प्रश्न आकृति दे रखी है, ये प्रश्न आकृति है जो कि एक क्या है, वृक्ष टाइप का दे रखा है। इसमें हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है और ये ए बी नाम का दर्पण कहाँ पर रखा है आपके दोस्तों, बाईं ओर रखा है। इस बार याद रखेंगे, बाईं ओर दर्पण रखा है ए बी नाम का। तो देखिए मैं अगर बात कर लूँ इस प्रश्न की, तो ये उस तरफ जाएगा तो कैसा है, लौट कर बनेगा, मतलब पलटा खा जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। इसको याद रखेंगे। 1 मिनट में बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरी अच्छी कला तो नहीं है। कुछ इस तरह से बनेगा, ये याद रखेंगे, इस तरह का, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से, 1 मिनट, ये इस तरह से बन जाएगा यार, ठीक है, बहुत अच्छा बन गया है। उसके बाद याद रखेंगे ये जो कॉर्नर पर बिंदु दे रखा है, याद रखेंगे दोस्तों। मैं अगर कलर चेंज की बात करूं तो ये जो कॉर्नर पर बिंदु दे रखा है ये पलट कर दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब इस कॉर्नर पर आ जाएगा, ठीक है, इस कॉर्नर पर आ जाएगा। उसके बाद दर्पण के नज़दीक ये बिंदु दे रखा है यहाँ पर नीचे की साइड, तो दर्पण के नज़दीक बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, गौर से समझना है। तो इस तरह का बिंदु कहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप क्वालिटी बढ़ा करके देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो बिंदु है यहाँ पर देखेंगे, इस चित्र में देखिए आप, तो इस चित्र का जो बिंदु है यहाँ पर, ये आपका इस दिशा में है, मतलब उल्टे दिशा में दिखाई दे रहा है, गलत है। ये दोस्तों सेकंड वाली टहनी में लगा हुआ है, तो ये भी गलत है। और इसके दोनों के दोनों बिंदु एक ही दिशा में, तो मतलब ये तो एग्जैक्टली गलत हो जाएगा। हमारे पास बचा केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें बताना है कि एक सादृश्यता का प्रश्न है। अगर बैंड को ये लिखा गया तो फूसी का कोड क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बैंड की, अगर इसका सीधा दोस्तों हम प्लेस वैल्यू रख देते हैं तो बी का मतलब होता है 2 पर, ए का मतलब होता है 1 पर, एन का मतलब होता है दोस्तों 14 पर और डी का मतलब होता है 4 पर। इसको लिखा क्या गया है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले लिखा गया है डी मतलब दोस्तों 4, सी मतलब दोस्तों 3, पी मतलब 16, ठीक है, पी मतलब 16, एफ मतलब 6, इस तरह से लिखा गया है। और अगर आप इस प्रश्न को गौर से देखेंगे, इसका लॉजिक प्यारे दोस्तों देखेंगे, मैंने आपको सादृश्यता का पार्ट नंबर 3 में यही करवाया है, अक्षर सादृश्यता, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो चाहो तो आप उसको देख लो, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे तो +2 का लॉजिक चल रहा है दोस्तों। क्या चल रहा है, आप कहेंगे सर +2 का लॉजिक चल रहा है सभी में। अगर मैं पहले में +2 कर दूं तो एफ 6 पर आता है और 6 में अगर 2 जोड़ जाएगा तो दोस्तों 8 आएगा। क्या आएगा, 8, मतलब 8 का जो प्लेस होता है वो एच का होता है, मतलब 2 ऑप्शन सीधा सीधा उड़ गए। इसके बाद लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला यहाँ पर y होता है 25 पर, और 25 में अगर 2 जुड़ जाएगा तो दोस्तों क्या आएगा, आप कहेंगे सर 27 आएगा। 27 कह दूं मैं या फिर 1 कह दूं, मतलब a आएगा। h से शुरुआत होनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद a से अंत होना चाहिए। h से शुरुआत, a से अंत। ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद W आ जाएगा, आगे U आ जाएगा। +2 का लॉजिक चल रहा था, आप इसको प्रश्न पेन कॉपी से जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों हमसे कहा है कि ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। ए बी से कहता है कि जो बी की माता है दोस्तों वो ए की माता की सास है, ठीक है, ए के माता की सास है, ए बी से कहता है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। बी की जो माता है दोस्तों, अगर मैं बी को यहाँ पर रखूँ, बी की जो माता है दोस्तों, बी की यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये बी की माँ आ जाएगी, तो मैं बी डैश माँ कर देता हूँ, ठीक है, बी की माँ हो जाएगी। कह रहा है ए की माता की सास है। ए की माता की सास कैसे बनेगी, अगर मैं नीचे रखूँगा ए को दोस्तों, अगर मैं नीचे रखूँगा ए को तो ए की माँ, ए डैश, एक मिनट यहाँ पर ए डैश माँ लिखूँगा अगर मैं दोस्तों, याद रखेंगे ए डैश अगर माँ रखूँ और इनकी करवा दूँ शादी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा संबंध। तो अब देखिए, अब इसको गौर से पढ़िए फिर से। ए बी से कहता है, कौन, ए बी से कहता है, ए ने बी से कहा बी की माता ए की माता की सास है। गौर से समझिए प्यारे दोस्तों, अगर बी की और ए की माँ की शादी करा देंगे इन दोनों की तो ये पति पत्नी हो जाएंगे,
और जो पति की माँ होगी वो इस पत्नी की सास हो जाएगी। तो फिर से गौर से समझिए, ए ने बी से कहा बी की जो माँ है, बी की माँ कहाँ पर है, ऊपर है, बी की जो माँ है वो ए के माँ की, ये नीचे से ए की माँ की सास हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। अब कह रहा है बी की जो माता है, अब फिर से समझिए, फिर से समझिए, हमसे पूछा क्या है, ए की जो माता है बी की माता से किस प्रकार संबंधित है। गौर से फिर से समझना है, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज का सवाल है दोस्तों, एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर क्या कर रहा है, ए की जो माता है, ए की जो माता है ये रही, बी की माता से, बी की माता से, तो उससे किसके साथ लगाए, बी की माता से, तो बी क्या कहेगी, बी कहेगी दोस्तों यहां पर ये इसका पुत्र हो जाएगा, और पुत्र की पत्नी क्या होती है दोस्तों, पुत्र वधू होती है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया है, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ जरूर गए होंगे। ए की जो माता है वो बी की माता की सास हमने बना दी है, और बी की जो माता है, ए की जो माता है बी की माता से किस प्रकार संबंधित है, बी की पुत्र वधू है। आज की क्लास इसी माता पिता के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए खत्म होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो एक बार से प्यारे दोस्तों लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने का प्यारे दोस्तों कोई पैसा चार्ज नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।